नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली के सियासी घमासान के बीच आज एक नई तस्वीर सामने आई। किरण बेदी जब आज रोड शो के लिए निकली तो उनका अंदाज बिल्कुल वही था जो सड़क पर अरविंद केजरीवाल का होता है, यानी जनता से करीब जाकर मिलना, उसका हालचाल पूछना, जनता की समस्याओं के सीधे समाधान की बात करना। ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या राजनीति में अरविंद केजरीवाल का जो अंदाज़े बयां है वही किरण बेदी ने भी अपना लिया है? क्या बीजेपी भी दिल्ली में केजरीवाल स्टाइल राजनीति करेगी? क्या किरण बेदी मोदी स्टाइल गवर्नेंस की बजाय केजरीवाल स्टाइल गवर्नेंस का मॉडल दिखाकर दिल्ली की जनता से वोट लेना चाहती हैं? तो आज सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या नए चेहरे के बूते दिल्ली में मोदी की साख बचा पाएगी बीजेपी? क्या केजरीवाल से आम आदमी की इमेज छीन लेना चाहती हैं बेदी? सवाल यह भी है कि आखिर खुली बहस से क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार? तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की किसी नेता, खासकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का आम आदमी से इस अंदाज में घुलना मिलना शायद ही आपने कभी देखा होगा। यही मेरा 9 बजे रोज निकलने का होगा। यही किसी एरिया में निकल जाऊंगी और 100% डेली मैं ही नहीं निकलूंगी, सभी मिलकर सरकार इकट्ठी चलेगी। यही तो मैं कह रही थी सुबह 9 बजे है ना, 9 बजे ये क्या है? ये देखिए कितने बजे, 9 बजे। ऐसे ही 9 बजे किसी ना किसी गरीब तक पहुंचूंगी और पूछूंगी कोई तुझे तंग तो नहीं कर रहा, कोई तुझसे पैसे तो नहीं मांग रहा, कोई तुझे लाठी तो नहीं लगा रहा। अब आपको मैं ऐसे ही 22 बिना बताए घूमूंगी, आपको मिलूंगी और ये पूछूंगी आपकी तकलीफ और एक नंबर भी दूंगी आने वक्त। जैसे बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है, एक नंबर घुमाओगे और उस पर शिकायत बताओगे कि मेरे से इसने, इस फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ये अन्याय किया, लेकिन उसका नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता नहीं होगा तो मैं कैसे मदद कर सकूंगी? किरण बेदी का ये अवतार महज इत्तेफाक नहीं है। किरण बेदी भी उसी अन्ना आंदोलन की फैक्ट्री से निकली है जिससे अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या किरण बेदी केजरीवाल की आम आदमी की इमेज छीन रही हैं? आज हमें फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला, गोल्ड मेडल। और दिल्ली वालों के लिए अब क्या एजेंडा है? सेवा, अर्पण, ईमानदारी, लगन और उनके साथ मिलकर काम करना। आप एक महिला फेस भी है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगी? महिलाओं को हर महिला समझे वो सीएम खुद है। अगर हमारी सरकार बनेगी, हर महिला समझे सीएम वो खुद है। अब सवाल है कि किरण बेदी आम आदमी के बीच तो पहुंच गयी। किरण बेदी युग में बीजेपी की नई तस्वीर भी पेश कर रही हैं, लेकिन पार्टी के भीतर घमासान इस कदर है कि वो बंद कमरों से बाहर निकलकर सड़कों तक पहुंच गया। घर की कलह के बीच किरण बेदी बीजेपी की दिल्ली के महाभारत में विजयी बनने का ख्वाब कैसे सच कर पाएंगी, इस पर सवाल या निशान है। किरण बेदी की मुश्किलें अरविंद केजरीवाल भी बढ़ा रहे हैं। खुली बहस की चुनौती देने के अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, बहस से क्यों भाग रही है किरण बेदी? हालांकि वो व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्त समय में 2 घंटे तो निकाल ही सकती हैं। लोग मुद्दों पर विचार जानना चाहते हैं। बेशक ये अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल है, लेकिन दिलचस्प है कि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल से बहस करने से बच रही हैं, तो केजरीवाल कांग्रेस के अजय माकन से। केजरीवाल साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किरण बेदी जी तो नहीं आ रही, आइए हम दोनों आमने सामने हो जाते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, हम लोग मिलकर के बहस करते हैं। 10 मिनट आप पहले बोलिए, 10 मिनट मैं बोलूं, दिल्ली कैसे चलाई जाएगी, दिल्ली कैसे सुधारा जाएगा। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ किरण बेदी से ही क्यों खुली बहस करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल मान बैठे हैं कि किरण बेदी के मैदान में आने से उनका खेल खराब हो गया है, या फिर दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के सभी दावेदार चुनावी दंगल में अपने अपने अंदाज में सिर्फ शिगुफेबाजी कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आशुतोष आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और प्रदीप सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आशुतोष, पहला सवाल आपसे ही है। अब तक तो आपके नेता को छीन रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले,
अब जो केजरीवाल स्टाइल गवर्नेंस है उस मॉडल को भी छीन रही है किरण बेदी आज। किसी तरह कोई घबराहट तो नहीं है? नहीं, घबराहट हमें क्यों होगी? हमें तो इस बात की खुशी है कि जो मॉडल हमने पेश किया उस मॉडल को अपनाने की कोशिश करेंगे और बड़े ही असफल तरीके से, बड़े ही नौसिखवा तरीके से। देखिए, 3-4 चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। आज दिल्ली के लोगों को इस बात की जानकारी चाहिए कि दरअसल किरण बेदी जी और बीजेपी जो है वो दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कैसे आधे करेंगी, कैसे कम करेंगी, पानी कैसे मुफ्त करेंगी, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगी, दिल्ली में जो गरीबी है उस गरीबी को कैसे ठीक करने की कोशिश करेंगी, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो मुफ्त शिक्षा का काम आम आदमी पार्टी ने करने का दावा किया वो कैसे करेंगी। हाँ। दिल्ली के अंदर जो किसानों की जमीन जो छीनने का काम बीजेपी कर रही है, उस जमीन उस लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में बीजेपी की राय क्या, किरण बेदी की राय क्या है। और किरण बेदी की साख रही है अनऑथराइज कॉलोनीज के बारे में, उनके बड़े नेगेटिव विचार रहे हैं। तो जे क्लस्टर्स को जो गिराने का काम बीजेपी ने पिछले 5-6 महीने में किया है उस पर उनकी क्या राय है। दिल्ली के लोग आज ये जानना चाहते हैं जी। दिल्ली के लोग ये ठीक है आशुतोष, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो पार्टियां हैं घोषणा पत्र में ये बातें कहती हैं, जो मैनिफेस्टो लेकर आती हैं, मुद्दों का जिक्र होता है, लेकिन आप लोगों के पास जो चीज एक खास थी, जो एक्सक्लूसिव अगर मैं कह लूं, वो ये कि जो जनता से आपका तारुफ होता था, जो पब्लिक कनेक्ट था। अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकलते थे वो सीधे जनता से ये कहते थे कि एक तरह से वो सड़क से सरकार चलाएंगे। वो ये कहते थे कि कोई भी समस्या हो सीधे मेरे पास आओ, मैं समाधान निकालूंगा, एक नंबर दूंगा। अब यही सारी बातें तो किरण बेदी भी कह रही हैं। क्या इसकी काट कैसे निकालेंगे अब आप? मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए एक विधानसभा के अंदर 50 से 60 मोहल्ला सभा कर चुके हैं और वहां जाकर उन्होंने कहा है कि हमारा एमएलए का फंड ये है, अब आप बताइए आपके इलाके में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, लोग भारी संख्या में उन्होंने इस मोहल्ला सभा में हिस्सा लिया, उनसे पूछकर उस इलाके की समस्याओं के बारे में उसको नोट कराया गया और फिर उसके बाद उसको ठीक कराने का काम किया गया। ठीक होने के बाद दोबारा वहां जनरल बॉडी मीटिंग हुई और जनरल बॉडी मीटिंग होने के बाद फिर बताया गया क्या आप इनके कामों से संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। यह आम आदमी पार्टी का मॉडल है। और एमसीडी के अंदर बीजेपी क्या कर रही है, जो बीजेपी एमसीडी को चला रही है। मैं बीजेपी से सवाल लूंगा आशुतोष, इसी एमसीडी ने मैं बीजेपी से सवाल लूंगा, कुछ देर में सुधांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के नेता मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, अगर बीजेपी को भी अब ये लगने लगा है कि ये जो गवर्नेंस का अंदाज केजरीवाल का दिल्ली में है वो सफलता का मंत्र है, तो आप लोग भी क्या इस मंत्र को अपनाएंगे क्या? देखिए, मैं पूरी तरह से कहता हूं कि जो ड्रामेबाजी पहले पार्टी केजरीवाल करती थी, इन्होंने भी जनता दरबार की बात कही, जनता जब दरवाजे पर पहुंची तो छत पर चढ़ के भाग गए ये लोग। आज वही चीज, वही ड्रामा जो है कॉपी करने का प्रयास भाजपा कर रही है और दोनों ने। लेकिन वो ड्रामा अगर हिट हो रहा है तो आप भी अपना लीजिए। नहीं, मैं समझता हूं कि ड्रामा एक ही बार हिट होता, बार बार हिट नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो लोग सुबह सुबह ठंड में निकले थे गरीब आदमी से पूछने के लिए कि आपने क्या किया और क्या करना है मुझे, और मैं 9 बजे ऐसे ही निकला करूंगी। 8 महीने आपकी केंद्र की सरकार दिल्ली में रही है। आपने 8 महीने में गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी बिल रोक दिया है, आपने लाडली योजना रोक दी है, वृद्धों की जो पेंशन थी पिछले 40,000 जो पेंशन थी वो 6 महीने से नहीं मिल रही है। अच्छा। बीजेपी इस बात का जवाब दे और पार्टी केजरीवाल जो कह रही है कि हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एमएलए लेड फंड जिसके आप पीठ थपथपा रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो में अंतिम बात, केवल अंतिम बात, एमएलए लेड फंड के लिए तो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये होना ही नहीं चाहिए। आज आप उसी पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सुधांशु मित्तल मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जी, दिल्ली में जिस अंदाज में किरण बेदी जी वोट मांग रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, उसे कुछ वही चीजें देखने को मिल रही हैं जो अरविंद केजरीवाल का अंदाज था। क्या वजह है कि दिल्ली में आपको यह लग रहा है कि केजरीवाल स्टाइल जो गवर्नेंस है उसको अपनाए, ना कि मोदी स्टाइल गवर्नेंस को? नहीं, मुझे समझ नहीं आया था कि केजरीवाल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्या है। मैं बताता हूं। केजरीवाल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस तो क्योस था। केजरीवाल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस रास्ता जो कायम ऐसा था जिसकी वजह से आक्रोशित हो गए। जी सुधांशु मित्तल जी, जैसे किरण बेदी अगर कहती हैं कि मैं 9 बजे राउंड पर निकलूंगी, समस्याओं का सीधा समाधान करूंगी, जनता से मिलूंगी, आपको एक नंबर दूंगी, आप सीधे मुझे फोन करना, ये सारा जो अंदाज है, जो स्टाइल है, इसके पहले बीजेपी में ये चीजें देखने को नहीं मिली थी। ये इंट्रोड्यूस अरविंद केजरीवाल नहीं किया है। ये इंट्रोड्यूस अरविंद केजरीवाल ने कब करा, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अपने 49 जब वो जाते हैं उन्होंने जनता दरबार की बात करी। हाँ। और सुन तो लीजिए भाई, अगर मेरी बात नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं, फिर बोलिए सुधांशु जी बोलिए। 49 दिन की सरकार में उन्होंने 49 दिन की सरकार में ये वायदा करा कि हम जो है हम जनता दरबार करेंगे। देखा आपने हालत क्या हो गया था जनता दरबार का। उन्होंने जो वायदा किया, तो जिस स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, और देखिए किरण बेदी जो है
वो एक प्रशासनिक अधिकारी रही है और उनके जमाने में मशहूर था कि उनकी एक्सेसिबिलिटी और उनका जनता के साथ इंटरेक्शन बहुत मशहूर था। तो वो जो कर रही है वो अपना स्टाइल कर रही है जो आज तक करती आई थी। ये तो बाकी लोगों ने कॉपी करा हुआ है। अच्छा। तो किसी के मतलब स्टाइल को आप मेरी दास्तां को जरा सा बदलकर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। अच्छा। ये तो थोड़ा नाइंसाफी हो रही है। हाँ। और देखिए अच्छी शायरी करते हैं आप। सबसे बड़ा दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ही ये कमाल है। हर एक दोनों में फर्क क्या है? आम आदमी पार्टी भी सुना सकती है। अनुभवी मैं बोल लीजिए सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए। 20 सेकंड में सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए। मुझे दोनों के अंदर सबसे बड़ा फर्क ही उनकी प्रशासनिक परिपक्वता का है। एक व्यक्ति ने इतने साल से प्रशासन देखा है, करा है और प्रशासनिक उनकी परिपक्वता की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। ठीक है, भूरी भूरी प्रशंसा आप कीजिए। जनता को कितना वो लुभाती है वो पता चलने वाला है। 7 तारीख को वोटिंग है। प्रदीप सिंह जी आता हूं सर। सुधांशु मित्तल जी मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन प्रदीप सिंह जी से मैं यहाँ पे कमेंट लेना चाह रहा हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, दिल्ली की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। प्रदीप जी, क्या इससे पहले आपको लगा था बीजेपी के किसी नेता का ये अंदाज दिखा हो? क्यों ना इसे माना जाए कि बीजेपी अब यहाँ पर वही कर रही है जो केजरीवाल स्टाइल गवर्नेंस है? मोदी के गवर्नेंस का जो अंदाज है शायद उसको खारिज कर रही है बीजेपी यहाँ पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो स्टाइल है उसको जनता का समर्थन हासिल है, तो किसी भी समझदार पार्टी को उसकी कॉपी करनी चाहिए, बल्कि उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, उससे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी अच्छी चीज की नकल कभी बुरी नहीं होती है। अच्छा कुछ भी आपको जहां से मिले जरूर सीखना चाहिए। तो अगर किरण बेदी, तो क्या केजरीवाल से आम आदमी की इमेज छीन लेना चाह रही है बेदी? इसका अर्थ निकाला जाए। देखिए, जब चुनाव के मैदान में आप उतरते हैं तो फिर वो युद्ध में फिर कोई सीमा नहीं होती है। तो जो भी उनका अच्छा है उससे बेहतर अपने को दिखाने की, उससे बेहतर करने की कोशिश होगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये देखिए, ये दिल्ली का चुनाव पूरी तरह से पर्सनालिटी सेंट्रिक हो गया है, मुद्दे पीछे चले गए हैं। इसके लिए मेरा मानना है कि कुछ हद तक आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। अच्छा। बीजेपी लोकसभा चुनाव बीजेपी ने पर्सनालिटी सेंट्रिक बनाया। दिल्ली में उसके पास कोई पर्सनालिटी नहीं थी, ऐसा व्यक्तित्व नहीं था, नेता नहीं था, इसलिए वो मुद्दों पर लौटना चाहते थे। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की जगदीश मुखी का पोस्टर लगा के कि ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। फिर सतीश उपाध्याय की बात की, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व के सामने किसी पार्टी में और कोई है नहीं। अच्छा, दिल्ली में लेकिन इसका बीजेपी ने ऐसा जवाब दिया कि अब आम आदमी पार्टी के सामने तमाम मुश्किलातें आ गई हैं। मुश्किल तो नहीं, लेकिन अब ये बराबरी की लड़ाई हो गई। ठीक है। अब ऐसे में आशुतोष, मेरा आपसे सवाल है कि नकल तो आप लोग भी कर रहे हैं। अगर मैं नकल की बात करूं, चूंकि पार्लम में आज जो एक पोस्टर देखने को मिला है अरविंद केजरीवाल की, जहां पर सभा थी, वहां पर पोस्टर पर लिखा था, मोदी जी आप देश संभालें, दिल्ली हम पर छोड़ दें। इसके अलावा आपकी एक वेबसाइट पर भी एक बार फ्लैश की गई थी एक चीज की, मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। तो कुछ तो नकल आप भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं मोदी का नाम भुनाने से आपको भी फायदा हो जाए? नहीं, मुझे लगता है कि आज मोदी के नाम पर बीजेपी चलने को तैयार नहीं। तो आम आदमी पार्टी के बारे में आप ये कहेंगे तो अपने आप में बड़ी भारी तुकबंदी होगी। मैं दोनों सवाल का जवाब दे देता हूं। पहले आपने कहा कि हमारे वेबसाइट पर निश्चित रूप से आया था और उस वक्त हमने फौरन, हमारे संज्ञान में फौरन उस वॉलंटियर के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको हटाने का काम किया गया। अगर हमारी मंशा होती तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर दे। दूसरी बात, आज जो आपने पालम के पोस्टर की बात की है, ये जानकारी हमें थोड़ी देर पहले मिली, इसकी पूरी जांच करा रहे, पता कर रहे हैं पोस्टर कहां से आया, किसने लगवाया, कहीं किसी की बदमाशी तो नहीं है। तीसरी बात, जो बात प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आज दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत घट गई है। ये इस बात का प्रमाण किरण बेदी को लाना, 10 जनवरी के बाद जिस तरीके से भीड़ नहीं जुड़ी, उससे इस बात का अंदाजा लगता है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात को लेकर यह है कि आज दिल्ली के अंदर किरण बेदी और बीजेपी बिजली पानी के मसले पर अपनी राय नहीं रख रही हैं। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है कि लैंड एक्विजिशन बिल पर जिस तरीके से किसानों की मर्जी के बगैर देहातों में और बाकी इलाकों में जो जमीन खींची जाएगी, उस पर उनकी राय क्या है। आपने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया है। आउटर दिल्ली के किसान आज सवाल पूछ रहे हैं जो उनको कंपनसेशन का काम किया जा रहा है। जारी रखिएगा, लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूं चाहिए। अगर इस वक्त आप न्यूज़ 24 देख पा रहे हो, सवालों के जवाब बीजेपी को देने चाहिए। वो पोस्टर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर ये बातें लिखी हुई हैं। पार्लियामेंट में जो सभा हुई, आप देख सकते हैं साफ साफ वहां पर जो लिखा गया, मोदी जी आप देश संभालें, दिल्ली हम पर छोड़ दें। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी इस पर छपी हुई है और वहीं मंच पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। आशुतोष, बिल्कुल,
मैंने कहा कि मैंने आपका पोस्टर अभी नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले भी देखा था। मैं दिल्ली का पार्टी कन्वीनर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने पहले पता करूं कि आखिर ये कहां से और किस लिए ऐसे पोस्टर लगाए गए, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इस पे क्या केजरीवाल साहब की नजर नहीं गई होगी? अगर मेरे पास जानकारी नहीं है जी आशुतोष, मंच पर अगर अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और वहां पे ये तमाम पोस्टर लगे तो क्या केजरीवाल साहब की इस पर नजर नहीं गई होगी, या फिर सहूलियत के मुताबिक उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया? आप देखिए, टेलीविजन के साथ एक अच्छी चीज ये होती है कि टेलीविजन किसी तस्वीर को रख लेता, फिर वो फ्रेम फ्रीज हो जाता है। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि ये फ्रेम अभी लगा हो ना लगा हो। मुझे इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेनी, मैं आपको बता दूंगा। मैं बिल्कुल भागने वाले लोगों में से होने ना, आपके सवालों से मैं भागूंगा। लेकिन मैं दूसरा सवाल पैदा कर रहा हूं कि आप पोस्टर की बात करें। मैं बीजेपी सवाल करना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन बिल को लाने की मजबूरी क्या है आपके पास? आप किसानों की मर्जी के बगैर उनकी जमीन क्यों छीन लेना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए आप। ठीक है, सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत मैं लेता हूं। लोगों की राय लेनी थी, अब आप किसी का नहीं लेंगे। आप वहां सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी नहीं करवाएंगे। सुधांशु मित्तल, किसानों से तब अत्याचार क्यों किया जा रहा है? अब ये बोलते रहेंगे, ये शिष्ट व्यक्ति नहीं है, मुझे किनके साथ बैठा देते हैं आप? बोलिए सुधांशु मित्तल जी, आपस में व्यक्तिगत टिप्पणी। सुधांशु मित्तल जी, आप अपनी जबान को संभाल कर बातें, आप दोनों वरिष्ठ सारी बातें जानता हूं। अगर टेलीविजन पर आकर बोलने लगूंगा तो आपको भागना पड़ जाएगा। चलिए, अगर टेलीविजन पर आकर आपके बारे में बोलूंगा तो आपको भागना पड़ जाएगा। आपस में देखिए झगड़ा नहीं, समझ जाइए सुधांशु मित्तल जी। आपके बारे में गुजारिश है आप दोनों से, आप दोनों अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बता रहा हूं, आपस में ना उलझे, हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना हो, मुद्दों पे बात हो सर तो बेहतर होगा। आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, एक मिनट, आपकी आपस में नहीं सर, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आशुतोष जी, पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है आपको पता होना चाहिए। आशुतोष जी, सुधांशु मित्तल के बारे में मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। सुधांशु मित्तल जी, आप ना करें। सुधांशु मित्तल जी ना करिए। चलिए, मैं आप दोनों के बाद कुछ देर के बाद आऊंगा। आलोक शर्मा इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। केवल यही कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, आता हूँ सुधांशु जी आपके पास। आलोक शर्मा जी, मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियां जिस तरह से लड़ रही है, कहना चाहता हूँ ये दोनों पार्टियां जिस तरह से लड़ रही हैं सत्ता के लिए, आप देखिए टीवी पर भी ये मुद्दों से पूरी तरह से दिल्ली की जनता को भटकाना चाहती हैं। एक पार्टी कहती है कि हम लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार बना देंगे, एक कहती कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बना देंगे। हम इसे पूछना चाहते हैं, जमीन पर क्या करेंगे आप लोग? केवल जनता के सामने आज हमने ये चेहरा सामने रख दिया है, आज ये पोस्टर सामने रख दिया है। अरे भाई, आप 49 दिन में इतने ही काबिल, आप अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन और डिलीवरी थी तो छोड़कर क्यों भाग गए आप? और जो दूसरा कह रहा है कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया और विदेशों में भी डंका बज रहा है, 8 महीने में दिल्ली के लिए आपने क्या किया है? आपके 3 मेयर हैं, उनके फोटो क्यों नहीं लगाते आप एडवर्टाइजमेंट पर? उनके नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते आप? आप मोदी जी और केजरीवाल शर्मा जी, आपके नजरिए से इस पोस्टर का क्या मतलब है? मोदी जी आप देश संभाले, दिल्ली हम पर छोड़ दें। देखिए, ये तो पहले केजरीवाल जी का स्टेटमेंट भी एक बार आया है और बार बार ये हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि पार्टी केजरीवाल मोदी जी की बी टीम रही है बीजेपी की। हमेशा से इस तरह से ही उन्होंने बर्ताव किया है, व्यवहार किया है। और ये जो कहीं भावनाएं इस अंदर की होती हैं वो पोस्टरों में आ जाती हैं। क्या हम आप वहां संभालिए, हम यहां संभालेंगे। चलिए, हो सकता है ये पोस्टर कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने के लिए भी लगा दिया हो पार्टी केजरीवाल का। ये आलोक शर्मा जी, देखिए आपसे भी कई सवाल हैं, आपके पास में आऊंगा, लेकिन सुधांशु मित्तल बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ सुधांशु जी, देखिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना हो, मुद्दों पर बात करेंगे। सुधांशु जी, सीधी बात यह है कि लोगों में विश्वसनीयता किसकी है। मैं बड़े उससे सुन रहा था कि हमारी रैली में ये हुआ वो हुआ। रामलीला ग्राउंड की रैली करने की हिम्मत कांग्रेस में थी क्या? और रामलीला रैली करने की हिम्मत आम आदमी पार्टी ने दिखाई क्या? इन्होंने वहां पे जब बैठ के अपनी ओथ चेकिंग तो ले ली थी, उसके बाद क्यों नहीं दिखा दी? अच्छा, मैं और एक चीज पूछना चाहता हूं, अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करना, उनका नियमित करना, शायद इसका दर्द और इसकी खुशी इन दोनों को नहीं समझ आ सकती, क्योंकि हो रहा है कि वो नियमित हुई नहीं है। उसका कारण आप बताइए, क्या रजिस्टर शुरू हो गए उन कॉलोनीज में? अरे भाई, मैं बोल, कॉर्पोरेशन ने बायलॉज अप्रूव कर दिए। आलोक शर्मा जी, आप नेशनल चैनल पर अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो रोकना पड़ेगा। सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस ने जो काम किया था वही आप लोगों ने भी कर दिया, ऐसा लग रहा है। हमने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, आप लोग 475 करोड़ रुपया DSIDC के पास आप लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, तब भी नहीं हुई। सर हमने 1200 करोड़ रुपया उसके अंदर खर्च किया। 200 कॉलोनियों के अंदर वहां पर सीवरेज का काम शुरू हो गया। आप बताइए नया क्या किया आपने? सुधांशु मित्तल जी, आनंद जी, अगर इस तरह की चर्चा करनी है तो भैया मुझसे तो बताइए नहीं, या तो मुझे मेरी बात रखने का हक दीजिए। सुधांशु मित्तल जी अपनी बात चुप रहता हूँ, उसमें क्या बात है?
नहीं तो आप राष्ट्रीय चैनल पर आकर झूठ नहीं बोलेंगे। आप कॉलोनी नियमित करी, उसका अध्यादेश लेके आए। सर अध्यादेश नहीं आया है, हम बार बार यही कह रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए कौन सा तारीख का अध्यादेश कह दिया कि बताइए कौन सा अध्यादेश जारी किया है, बताइए कौन सा अध्यादेश। झूठ बोल रहे हैं, झूठ ना बोले। देखिए कितने में बताइए कौन सा देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। बैठ के अंदर हमने एक भी रेट आपकी भाषा में, आपकी जुबान में, या फिर आलोक शर्मा जी आपको लगता है कि सुधांशु मित्तल झूठ बोल रहे हैं? चलिए आपकी जब बारी आएगा तो अपनी बात रखिएगा। सुधांशु मित्तल जी को बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए सुधांशु जी, कंप्लीट कीजिए सर 20-30 सेकंड में। अच्छा, तो हम लोगों ने उनको नियमित कर दिया। 17 बार कांग्रेस ने नियमित करने के आश्वासन दिए, नहीं करे। इनको तो इन कॉलोनी से आम आदमी का तो मतलब ही नहीं था। 49 दिन में इनका क्या लेना देना। हमने उनको नियमित करा, उनको मालिकाना हक दे दिया है वहां पे, और जिसकी खुशी और उसका जो पीड़ा थी इनको ना पता है और ना इसकी खुशी का इजहार हो सकता है। और वहां पे 60% आप झूठ बोल रहे हैं। फिर भी हमने कुछ नहीं करा। चलिए मेरे साथ यहाँ पर प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, इसी मसले पर सर आपकी राय जानना चाहूंगा। तमाम पार्टियों ने क्या सिर्फ राजनीति नहीं की, अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात की जाए? फिर मैं पोस्टर पर भी लौटूंगा। बिल्कुल, सालों साल कांग्रेस पार्टी करती रही यही काम, यही बीजेपी ने किया है। चुनाव से पहले ही अवैध कॉलोनियों की याद क्यों आती है, ये इन दोनों पार्टियों को बताना चाहिए। एक बात। दूसरा, सैद्धांतिक रूप से मेरा मानना है कि ये अपने आप में गलत बात है। ये अवैध कॉलोनी बनती कैसे है, कौन बनने देता है? और ये देखिए प्रदीप जी, जरा अगर आप टेलीविजन स्क्रीन देखें, ये लाला लाजपत राय भी बीजेपी के हो गए हैं आज, जिस तरह से उनको कमल निशान वाली वो माला पहना। तो ये जो अवैध कॉलोनियां हैं, ये इनका बनाने का ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है। हाँ। इसमें पॉलिटिशियन शामिल हैं, इसमें स्थानीय नेता शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है। सब मिलकर पैसा बनाते हैं, लूटते हैं। गरीब आदमी परेशान होता है। हाँ। पहले वो खरीद कर 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इस आशंका में जीता है कि पता नहीं कब गिरा दी जाए कॉलोनी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो एक पोस्टर हम दर्शकों को दिखा रहे थे, मुझे लगता है कमेंट आपसे भी मैं लेना चाहूंगा। तमाम राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात अपनी जगह है, लेकिन आप यहां पर किसी राजनीतिक दल से नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली की राजनीति को करीब से समझते हैं। इस पोस्टर का क्या मतलब है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो पोस्टर अगर स्क्रीन पर दिखे। हाँ देखिए, मोदी जी आप देश संभालें, दिल्ली हम पर छोड़ दें। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर उसमें चिपकी हुई है। अरविंद केजरीवाल मंच पर खड़े हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है। हाँ। पिछले मई से लेके अब तक इस बारे में जो भी सहानुभूतिपूर्ण बयान मोदी के बारे में आम आदमी पार्टी की ओर से आए हैं, उसकी कोशिश इतनी है कि मोदी के प्रति जो लोगों में एक सहानुभूति या समर्थन का भाव है, उसको उस वर्ग को नाराज न किया जाए, उस वर्ग को भी साथ ले लिया जाए। तो मोदी कोई यहाँ मुख्यमंत्री बनने तो आ नहीं रहे हैं। हाँ। तो इसलिए उनसे सीधा कोई मुकाबला नहीं है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी अगर आपको केंद्र में अच्छे लगते हैं तो उनको वहां बनाए रखिए। लेकिन दिल्ली, हाँ, लेकिन ये मैसेज आशुतोष अब आप लोग क्यों देना चाह रहे हैं? अब तो किरण बेदी हैं, चेहरा है बीजेपी की, अब तो किरण बेदी आ गई हैं। नहीं, मैंने आपसे पहले भी इस सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं आपकी इस बैठक से उठूंगा, उठने के बाद पता करने की कोशिश करूंगा दिल्ली का कन्वीनर होने के नाते, फिर मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। और अभी उसके बाद से मैं लगातार आपके सामने बैठा हूं, तो मैं इसके अलावा दूसरा कोई जवाब दे नहीं सकता हूं। और ना ही ये किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और ना ही उसको किसी तरीके से इस तरीके से पोस्टर लगाने की कोई जानकारी मेरे नजर में है। आपने बताया है, दिखाया है। हाँ। आपका स्वागत है, मैं जानकारी लेकर आपको बता दूंगा इस बारे में। चलिए, लेकिन बार बार इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? तो इससे लगता है कि भाई भले आपकी सहमति ना हो, नेतृत्व की सहमति ना हो, लेकिन आपकी पार्टी में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस लाइन पर लगातार काम कर रहे हैं। आशुतोष जी, नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल प्रदीप जी, आपने जो सवाल खड़ा किया ये बात बिल्कुल सच है कि करीब 2 महीने पहले भी इस तरीके का एक पोस्टर हमारे वेबसाइट पर आया था। जैसे ही मेरी जानकारी में आया, उसको फौरन हटाया गया और उस वॉलंटियर के खिलाफ बाकायदा अनुशासनात्मक कार्रवाई। चलिए, तो एक बार फिर से आशुतोष, आपको लगता है कि रणनीतिक चूक एक बार फिर से हुई है? मैं इसको देखूंगा और उसके बाद कोई कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है आशुतोष, अब एक बड़ा सवाल है। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास आऊंगा कुछ देर के बाद। अब सवाल ये है, बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो बीजेपी दफ्तर के बाहर तमाशा देखने को मिला, कल भी देखने को मिला था, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रभात झा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या पार्टी विद द डिफरेंस का नारा जो बीजेपी देती थी उसमें इस कदर डिफरेंसेस हो गए हैं? यह स्थिति बन गई। सबसे बड़ा सवाल में आगे चर्चा इसी पर होगी और सुधांशु मित्तल जी, आप ही के पास में आऊंगा। देखते रहिए News 24।
दिल्ली में जिस तरीके से किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है, एक बात तो साफ हो गई है कि फिलहाल अब नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा दिल्ली में नहीं है, किरण बेदी ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नए चेहरों के बूते दिल्ली में मोदी की साख बच पाएगी, बीजेपी साख बचा पाएगी? सुधांशु मित्तल जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो नए चेहरे आप लाए हैं वो पुराने चेहरों की कीमत पर लाए, क्योंकि जो पार्टी दफ्तर के बाहर दिल्ली में जो तस्वीर सामने आ रही है, जबरदस्त हल्ला हंगामा हो रहा है। आज भी हमने देखा किस तरीके से प्रभात झा को घेर लिया गया, उसके बाद वहां पर नारेबाजी की गई, प्रभात झा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और ये सब कुछ हुआ। अभय वर्मा वहां पर मौजूद थे जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं पार्टी में। अखिलेश जी, उनकी सीट पे तो बाहर वाले हम लोग लेके ही नहीं आए हैं, वहां से तो बीबी त्यागी लड़ रहे हैं। तो ये जो है ना कि बाहर वाले से लोग आ गए और इसलिए हल्ला हुआ। देखिए, एक और मैं बताता हूँ अखिलेश जी, 70 सीटें बांटी गई हैं, ठीक है। किसी भी व्यवस्था में कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कुछ सीटों पे कुछ व्यक्ति अपना आक्रोश व्यक्त करें, ये अपवाद होते हैं। ये अपवाद है या व्यवस्था, ये हमें तय करना पड़ेगा। नहीं तो पार्टी में भाजपा में सारे जने काम पे लगे, पार्टी में फिर गुटबाजी है, ये तो स्वीकार कर लीजिए आप। तो अभय वर्मा को क्या इस बात का ख्याल नहीं रहा कि वो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष है पार्टी के? अखिलेश जी, हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं, हाँ। और उन आकांक्षाओं में कहीं अगर संयम टूटता है तो ये अपवाद होता है। हाँ। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी जो थी जगदीश मुखी जी की भी थी, उन्होंने कितना स्वागत करा, विजय गोयल जी की थी, सतीश उपाध्याय, मतलब जो भी नेतृत्व था राज्य का, वो सब जने मिलकर लग रहे हैं। कल सतीश उपाध्याय जी के नाम को लेकर भी जब नारे लगे तो सतीश जी खुद आके वो बोले कि नहीं, मेरे को जिम्मेदारी है कि मेरे को दिल्ली में चुनाव जिताना है। लेकिन मैंने खुद कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सुधांशु जी, यही सतीश उपाध्याय आज किरण बेदी के साथ रोड शो में नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे आज 70 जो है, 70 जगह हमें अपने पर्चे दाखिल करने थे। ये तय करा गया है कि कुछ जने वहां जाएंगे, कुछ जने यहाँ जाएंगे, कुछ जने जाएंगे। चलिए आशुतोष, तो ये आप देख रही हैं, और आगे आगे चुनाव हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, आप कैसे स्वीकार करेंगे कि मतभेद है? आशुतोष, 2-4 जगह नारे लगाए, गुटबाजी आपकी पार्टी में भी है। नहीं, स्थिति ऐसी आ गई है कि 2 ऐसे उम्मीदवारों को जिन्हें आपने टिकट दिया था, उनका टिकट काटना पड़ा। और गोवर्धन सिंह का जब आपने टिकट काटा, महरौली से जिन्हें पहले आपने उम्मीदवार घोषित किया था, उन्होंने तो तमाम आरोप आप लोगों पर लगा दिए। उनका यह कहना है कि आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। देखिए अखिलेश जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं विनम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि दरअसल जब आप बीजेपी से किसी को बुलाएं तो ऐसे लोगों को बुलाएं जिनकी पार्टी में कोई हैसियत हो, जिनको पार्टी ने किनारा हासिल कर रखा हो, जिनको कोई जिम्मेदारी ना हो। फिर देखिए, दूसरी पार्टी की लाइनें आप तय करने लगे, वो आके चैनल बोलते हैं, ऐसे छिचोरों के साथ काम बैठा देते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, आप नेता हैं पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, किन्हें भेजते हैं नहीं भेजते हैं, इसमें हम क्यों जा रहे हैं? आप, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। खुद बुलाते रहे, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में इन्होंने कहा अध्यादेश जारी हुआ है, झूठ बोला इन्होंने, जानकारी है नहीं, कैबिनेट से भी पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं, देश को जानकारी देने का अध्यादेश पास हो गया। नो, आप अपने राष्ट्रीय चैनल पर किसी भी आदमी को झूठ बोलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? देखिए, झूठ सभी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि नेताओं की जो पूरी जमात है उसमें से कौन कहां झूठ बोल रहा है, बड़ा मुश्किल है उसको तय करना। वो बात छोड़िए, मेरा सवाल आपसे गोवर्धन सिंह को लेकर था। जहां तक सुधांशु जी रुक जाइए 1 मिनट, आपस में नहीं। मैं बता रहा हूं आपको आशुतोष, मेरा भी विनम्र अनुरोध है आपसे, मेरा आपसे सवाल गोवर्धन सिंह को लेकर था। जी, महरौली से आपने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया, फिर आपने उनका टिकट काटा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसके अंदर बाकायदा एक प्रोसेस है। जब हम किसी कैंडिडेट के बारे में फैसला करते हैं तो पार्टी में कई लेयर से उसका नाम सामने आता है। जब हम तय करते हैं इनका नाम होगा, और उसके बाद अगर कंप्लेन आती है, कंप्लेन कमेटी है, जो कंप्लेन कमेटी उस कंप्लेन की पड़ताल करती है, और अगर उसमें सच्चाई होती है तो नाम आगे बढ़ता है। अगर उसमें कुछ छूट जाता है, अगर उसके बावजूद अगर कोई अपील करता है, तो हमारे यहाँ लोकपाल की व्यवस्था है, लोकपाल के पास जाता है, और अगर लोकपाल के पास लगता है कि नहीं कंप्लेन के अंदर दम है और प्राइमा फेसाई उसमें कुछ गड़बड़ नजर आता है, और लोकपाल अगर ये कहता है कि नहीं इनके टिकट काटने चाहिए, तो हम टिकट काटते हैं, चाहे जीती हुई सीट हो चाहे हारी हुई सीट हो। लेकिन गोवर्धन सिंह तो कह रहे हैं कि उनके पास स्ट्रिंग है बाकायदा से हमने सीट काटने का। आशुतोष, गोवर्धन सिंह कह रहे हैं उनके पास स्ट्रिंग है, जिसमें ये बात है कि 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे उनसे। मैं आपसे साफ तौर पर कह रहा हूं, आप एक राष्ट्रीय चैनल है
और आप गोवर्धन सिंह के पास जाइए, उनसे वो स्टिंग ऑपरेशन लीजिए और आज रात को चलाइए। चलिए ठीक है। और आलोक शर्मा जी, टिकट कटता है गुस्से में होता है, मैं गोवर्धन की पीड़ा को समझ सकता हूं, उनकी नाराजगी को समझ सकता हूं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आलोक जी, इन पार्टियों में तो टिकट के लिए मारामारी है। ठीक है। आलोक शर्मा जी, इन पार्टियों में टिकट के लिए मारामारी, आपके यहाँ लगता है कोई टिकट लेना नहीं चाह रहा है। अरविंदर सिंह लवरी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज्यादा नामांकन आए थे और कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा नामांकन आए थे। जो टिकटार्थी थे कि हम नामांकन करना चाहते हैं, एप्लीकेशंस आप कह लीजिए, उसको नामांकन कह लीजिए, 70 सीटों के लिए 1200 के करीब। लेकिन हमारे यहाँ बहुत शांति से हमने 3 फेजेज में उसको निकालकर साइड कर दिया। अब जहां तक बात आती है पार्टी केजरीवाल की कि हमारे पास एक 3 लेयर स्ट्रक्चर है, 2 लेयर स्ट्रक्चर है, बीजेपी से तमाम लोगों ने इनके यहाँ रातों रात ज्वाइन किया। उनका कौन सी लेयर्स के बाद आपने स्क्रीनिंग करके उसको लेकर आए थे आप? उत्तम नगर से कैंडिडेट आपका जो है वो 4 दिन पहले बीजेपी से यहां ज्वाइन करता है, उसको आप टिकट दे देते हैं। कौन सा स्क्रीनिंग प्रोसेस है? लोकपाल की बात करते हैं, पार्टी की वेबसाइट पे लोकपाल नहीं है आपका। 3 जो मेंबर थे लोकपाल के, शायद वो 1 साल तक नदारद रहे थे। आज की स्थिति मुझे नहीं पता है, आप बता सकते हैं। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस बहुत शांति से अंडरग्राउंड अपना डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। अंडरग्राउंड होकर डोर टू डोर उसका एक नतीजा जो है आपने देखा होगा। क्यों हो गया आलोक शर्मा जी? अंडरग्राउंड का मतलब है कि राजनीति में देखिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना इन 2 जो अपने आप को ईमानदार पार्टियां कहती हैं, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर पूरी दिल्ली के होर्डिंग और पोस्टर भर दिए हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम सीधा डोर टू डोर कैंपेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक नतीजा और इसी कड़ी में आपने बहस की चुनौती स्वीकार कर ली। नहीं, बहस की चुनौती अरविंद केजरीवाल साहब ने बहस की भी बात करना चाहता हूं। तैयार नहीं है, लेकिन अजय माकन कई बार कह चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं बहस के लिए होनी चाहिए, मुद्दों के लिए होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप अपनी टीआरपी बढ़ा लें, इसलिए नहीं कि बहस कौन करना चाह रहा था? आम आदमी पार्टी। दोनों, मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी करना चाह रही थी कि अपनी टीआरपी बढ़ जाए, मीडिया चैनल्स में चल जाए। एबीपी न्यूज ने भी आगे बढ़कर कह दिया हम कहते हैं मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। तो लेकिन ऐसा क्यों है कि जब आप बहस के लिए किरण बेदी को तो चुनौती देते हैं, लेकिन यहाँ अजय माकन तैयार है बहस के लिए, तो उनसे बहस नहीं करना चाहते आप? नहीं, सवाल अजय माकन से बहस से डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सवाल इस बात का है कि अगर बहस हो तो सार्थक बहस हो, संपूर्ण बहस हो। तो सिर्फ किरण बेदी कर सकती हैं सार्थक बहस? आज सबको पता है, कह रहा हूं ये लोग केवल बहस के लिए बहस करना चाहते हैं। क्या ये दिल्ली के मुद्दों के लिए बहस नहीं करना चाहते? आलोक जी, आशुतोष, क्या ये सार्थक बहस सिर्फ किरण बेदी कर सकती हैं? मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी बोलिए। नहीं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आज लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। ये आप तय नहीं करेंगे, जनता तय करेगी। उसमें है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में आपका सुपड़ा साफ हो गया, 11% वोट गिर गए आपके। बात तो सुन लो दोस्त, बात तो सुन लो ना। मैं कह रहा हूं अगर ये तीनों उम्मीदवार एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अगर बहस करते हो तो अच्छी बहस होगी। अगर ऐसी बहस जिसमें अजय माकन और अरविंद केजरीवाल हो तो बहस होगी, अधूरी बहस। आप तो सीधे ही खारिज कर रहे हैं कांग्रेस को। आपकी पार्टी के कई नेता ये बयान दे चुके हैं बहस के लिए। ये अजय माकन के प्रस्ताव पर आपकी पार्टी के कई नेता बयान दे चुके हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं आपसे कह रहा हूं मैं दिल्ली पार्टी का कन्वीनर हूं, दिल्ली के अंदर पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं। मेरी बात प्रामाणिक मानेंगे किसी और की बात तो मैं कह रहा हूं। नहीं, आशीष खेतान भी कह चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आशीष खेतान कह चुके हैं। कल मेरे साथ दिलीप पांडे थे इस बहस में, वो भी यही मुहावरा कह के जा चुके हैं। फिर उसका क्या मतलब है? मुझे लगता है पार्टी अध्यक्ष का पद इनसे ऊंचा होता है, इसको तो आप समझते होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, मतलब अपनी डफली अपना राग वाला मामला आपके यहाँ भी है। सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। सुधांशु जी बोलिए। हो सकता है लोकतंत्र है, तानाशाही कहने की हालात। अच्छी बात है, आप स्वीकार रहे साहब गोई के साथ आशुतोष। हाँ, सुधांशु मित्तल जी। एक बड़ा अच्छा शेर था, बहसे फजूल थी ये खुला हाल देर में, अफसोस उम्र कट गई लफ्फाजों के फेर में। कुछ चीजों के जवाब तो इसी शेर से मिल जाने चाहिए। ये आप अपनी पार्टी के लफ्ज़ों के बारे में कह रहे हैं क्या? प्रश्न ये हो रहा है, अब मैं प्रदीप जी ने आपने जवाब दे दिया। कह लूं, प्रदीप जी आपने जवाब दे दिया। बोलने दीजिए सुधांशु मित्तल जी को बोलने दीजिए। प्रदीप जी का जवाब स्वागत, बहुत सटीक जवाब प्रदीप जी ने दिया है। का स्वागत है। मेरे पार्टी में आपस में डिबेट की तो बात कही नहीं थी प्रदीप जी। जहां तक मुझे पता है मेरी पार्टी में किसी ने ये तो नहीं कहा था कि आपस में हम लोगों को जो है इसमें डिबेट करना चाहिए। नहीं तो आंतरिक लोकतंत्र कौन करता है वो आप जानते हैं, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसे आंतरिक लोकतंत्र के तौर पे ले लीजिए। भाई अब मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये देखिए अब क्या कहेंगे इनको, आप इनको क्या बोलेंगे आप?
प्रश्न है सारी चीज। देखिए, मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सब बात हो रही है कि भाई आम आदमी पार्टी आ रही है और ये हो रहा है वो, और हमारे साथ मुकाबले में। आखिर किसका मुकाबला, कैसा मुकाबला? लोकसभा चुनाव होते हैं, यहाँ पे 70 में से 60 सीटें हम जीतते हैं। पिछले विधानसभा में 32 हमारी थी, 28 इनकी थी। और फिर माहौल आप ये लोग ये बना रहे कि जैसे ये जीते हुए हम लोग हारे हुए। सातों की सातों लोकसभा हम जीतते हैं सर, आधों में ये थर्ड आते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आज का जो माहौल है, ठीक है, उसमें विश्वसनीयता। हाँ, एक सवाल सर सुन लीजिए, आप ही से मेरा सवाल है, चूंकि आपने 7 सीटों का जिक्र कर दिया, तब उस वक्त आप लोगों ने दावा किया था कि मोदी लहर है और उसमें 7 सीटें आप निकाल गए। तो क्या वो मोदी लहर कमजोर है दिल्ली में, इसीलिए किरण बेदी को लेकर आना पड़ा? चलो चले मोदी के साथ, वो नारा रहने देते अभी भी। मोदी के साथ तो चल ही रहे, हमने कहां रटाया? आपने आज सुबह भी बार बार आपकी पार्टी के नेता यही बयान दिया करते थे। सुधांशु मित्तल जी, आप खुद हमारे साथ कई डिबेट में ये बात कह के जा चुके हैं कि दिल्ली में आपको किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, वो बाद में आप तय करेंगे। अचानक इस यू टर्न का क्या मतलब निकाला जाएगा? आपको अगर एक चीज ध्यान हो तो मैंने एक चीज और भी कही थी उसके साथ, कि स्वाभाविक तौर पे जब 15 साल तक आपकी सरकार एक प्रदेश में नहीं होती है तो वहां पे नेतृत्व के विषय में काफी चीजें होती हैं। हमारे पास एक नेतृत्व था, वो डॉक्टर हर्षवर्धन का था, जिसका लास्ट टाइम करा। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जो है लोकसभा में जीतने के बाद हमारे मंत्री बन गए, भी नहीं रही उनके पास। बाकी समकक्ष नेतृत्व है उस। भाई मैं बोल दूं, बोलिए सर, मैं बोल दूं, बोल दीजिए। तो स्वाभाविक नेतृत्व जो है, स्वाभाविक नेतृत्व में समकक्ष नेतृत्व था। उसमें एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसका कि लगा कि प्रशासनिक विश्वसनीयता और एक बड़े वर्ग में उनका सम्मान मान होने की वजह से उनका नेतृत्व में लेके आना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या? अच्छा, दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे सब लोग प्रश्न उठाते कि भाजपा ये कर रही है। अरे भाई, भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा? वो आम आदमी पार्टी तय करेगी क्या? इन्होंने तो कोशिश भी कर ली, जगदीश मुखी। लेकिन प्रदीप जी, भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा? बीजेपी से कोई होता तो बेहतर होता ना कि नेतृत्व कौन करेगा। ये भले सुधांशु मित्तल तमाम तर्क कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का खौफ है, मजबूरी है। सुनिए अखिलेश जी, प्रदीप जी, एक वास्तविकता पर तो ध्यान देना ही होगा कि लगातार 4 चुनाव जो नेतृत्व हार गया। आप 2013 के चुनाव को देखिए, सारी परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल थी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी स्टेट की, 10 साल की सेंटर की, बदनाम सरकार, उस पर से हर्षवर्धन जैसा ईमानदार व्यक्ति आपका चेहरा था। नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया, फिर भी आप 31 सीट से आगे नहीं जा पाए। तो इसका मतलब स्टेट यूनिट में कुछ बड़ी खामी है। इस वजह से आपके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसको आप प्रोजेक्ट कर सके। जिसको भी प्रोजेक्ट करते, वोट बढ़ने की बजाय घटते। किरण बेदी को लाके मेरा मानना है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा है कि शरीर कमजोर हो रहा था तो उसमें एक नए अंग का प्रत्यारोपण हुआ है। अब ये शरीर तय करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन सर, ये अंग तो हृदय है, आपने हार्ट ही बदल दिया ना एक तरीके से। नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। प्रदीप ट्रांसप्लांट तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ आशुतोष, बोलिए। अखिलेश जी, आशुतोष एक बार फिर से पत्रकार की भूमिका में आना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है, आप बोलिए। मेरा कह रहे आप आरएसएस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आपकी बहुत अच्छी स्टडी रही है। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा विचारधारा को अपनी मां मानती रही है और संगठन को गुरु का दर्जा देती रही है। आज बीजेपी के अंदर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि मां और गुरु दोनों को त्याग करके एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी के अंदर शामिल किया जा रहा है जिसने खुलेआम बीजेपी को भ्रष्टतम पार्टी कहा था और खुलेआम कहा था कि इस पार्टी को वोट मत दीजिएगा क्योंकि यह आरटीआई के तहत। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा। प्रदीप जी, बिल्कुल छोटे होकर कह सके सर, इसका जवाब ज्यादा तो बीजेपी और आरएसएस दे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन मेरा जो मानना है इस पर कि हर संगठन और राजनीतिक दल का विकास 2 तरह से होता है। एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक विकास में आप बाहर से लोगों को ले आते हैं। कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि वो कभी बाहर से किसी को नहीं लाएगी। चलिए, तो दिल्ली की राजनीति बहुत दिलचस्प हो। चलिए, छोटे से ब्रेक रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली की राजनीति इतनी दिलचस्प हो गई है कि इसमें कई रंग, कई ढंग देखने को मिल रहे हैं। और जरा आप एक तस्वीर देखिए, गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। लाला लाजपत राय की मूर्ति को किस तरीके से आज बीजेपी की मेंबरशिप उन्हें देने की कोशिश की गई है। लाला लाजपत राय को आप देख सकते हैं कृष्णा नगर में जब किरण बेदी पहुंची थी चुनाव प्रचार के लिए, रोड शो के लिए, वहां पर जो मूर्ति है उस पर बाकायदा उन्होंने माल्यार्पण जो किया, उसमें कमल निशान वाला जो ये जो उन्होंने गले में जो माला पहन रखी थी उन्होंने लाला लाजपत राय को पहना दी।
सुधांशु मित्तल जी, एक बार पूछ तो लिए होते लाला लाजपत राय से मेंबरशिप देने से पहले? अखिलेश जी गंभीर चर्चा हो रही, गंभीर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, गंभीर है, बिल्कुल है। अब लाला लाजपत राय कांग्रेस को जो इतने बड़े नेता रहे हैं, उनको कमल निशान का अगर आप पहना दे रहे हैं, वो माला पहना दे रहे हैं, उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? एक तो लाला लाजपत राय को एक संगठन का नेता बनाना चाहे जरूर बना दीजिए। किसने बनाया? किरण बेदी ने बनाया ना। अगर वो पहना रही है माला, बातें करें वो बेटर है। हाँ नहीं, अभी आप बता रहे ना कांग्रेस के नेता थे। अभी आपने क्या कहा? लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के बड़े नेता थे, यही कह रहे हैं ना प्रदीप जी? नहीं, देखिए, जो भी दृश्य हम लोग देख रहे हैं वो निश्चित रूप से अशोभनीय भी है और ठीक भी नहीं है। मेरा मानना है कि शायद ये राजनीतिक परिपक्वता है किरण बेदी की, जो उन्होंने किया। लेकिन उनके साथ जो पार्टी के नेता थे, उनको कम से कम उनको बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था। इससे कोई मतलब न किरण बेदी का फायदा हुआ, न बीजेपी का फायदा हुआ, बल्कि एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा। आलोक शर्मा जी का तो नुकसान नहीं हो गया इसमें? आलोक शर्मा नहीं, मैं समझता हूँ अखिलेश जी, बीजेपी की हमेशा से आदत रही है, जो शहीद रहे हैं उनके नाम पर ये लोग हमेशा से राजनीति करते रहे हैं। कभी गांधी जी के नाम पर, कभी नेहरू जी के नाम पर, कभी सरदार पटेल के नाम पर। उसी कड़ी में केवल एक कड़ी जुड़ी है। लेकिन विडंबना यह है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये 3 कारणों से दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहला तो यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शहीद को, जो फ्रीडम फाइटर रहे, उनको आपने किसी राजनीतिक दल के साथ जोड़ने का प्रयास किया। दूसरा आंदोलन से जुड़े। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए रहा कि आपने एक इतने इमेच्योर्ड व्यक्ति को दिल्ली के सीएम के पद पर प्रोजेक्ट कर दिया, जिसको शायद इतनी भी समझ नहीं थी कि किस तरह से किस व्यक्ति का या किस पुतले का कैसा सम्मान होता है। तीसरा, आज भी भारतीय जनता पार्टी गलती मानकर माफी मांग ले धीरे से, वो भी नहीं करना चाहती है। तो तीनों तरह से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आशुतोष, अब आप लोगों का मुकाबला लाला लाजपत राय से भी है, बीजेपी के हो गए हैं वो। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि लाला लाजपत राय जी का नाम हम लोगों को बहुत सम्मान का, बड़ी गरिमा के साथ लेना चाहिए। देश की आजादी की लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं थी, वो पूरे देश की लड़ाई थी, और उसमें जिन लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया है वो सब हमारे श्रद्धेय हैं, उनका सम्मान हम करते हैं। और बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जिस पार्टी का, जिस संगठन का, आरएसएस का हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में कोई लेना देना नहीं था, जिसका एक आदमी ने कभी आज तक गिरफ्तारी नहीं दी है, अब वही लाला लाजपत राय को अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रही है, उनको भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये बैंकरप्सी है इनकी, और इस बात की समझ नहीं है कि किनका किस तरीके से सम्मान किया जाता है। आज मुझे लगता है आज वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया। तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बहस करेंगे लाला लाजपत राय का अपमान। ठीक है सुधांशु जी, अगर आप 10 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हो, आखिरी कमेंट। नहीं बचते हैं तो ऐसे ही बोला जाता है। हाँ। और जब इश्यूज नहीं बचते तो ये इशू हो जाते हैं इनके लिए। अच्छा चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का काम चर्चा में शिरकत करने के लिए। वक्त बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये जरूर है कि क्या दिल्ली में वाकई मुद्दे महत्वपूर्ण है या चेहरों के बीच लड़ाई सिमट गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, आपको दिखाएंगे रूबरू में खास मुलाकात अजय माकन से।